कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और रूह कंपा देने वाले नज़ारे से होती है, जहां साइबेरिया के एक बेहद संदूर इलाके में स्थित सोवियत लेबर कैंप 105 की बर्फीली हवाओं के बीच मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। साल 1940 के इस नरक जैसे कैंप में करीब 150 कैदी भूख, बीमारी और हार्ट कंपाने वाली ठंड में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यहाँ कोई दोस्ती या इंसानियत नहीं बची है, बल्कि हर कोई एक दूसरे को शक और नफरत की निगाहों से देखता है। इस अंधेरी बैरक के एक कोने में खतरनाक अपराधियों का एक गुट, जिन्हें उर्की कहा जाता है, ताश खेल रहा है। वाल्का नाम का एक शातिर कैदी ताश के खेल में लगातार हार रहा है और वो अपनी जैकेट और शर्ट तक हार जाता है। अपनी हार से बौखलाया और पूरी तरह नग्न हो चुका वाल्का अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कर्ज के बदले पास ही खड़े एक मासूम राजनीतिक कैदी आंद्रेई से उसका स्वेटर छीनने की कोशिश करता है। आंद्रेई जब इसका विरोध करते हुए कहता है कि यहां तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चलेगा, तो वाल्का बिना एक पल गंवाए अपने बूट से एक चमचमाता हुआ तेज धार चाकू निकालता है और बेहद बेरहमी से आंद्रेई के सीने में घोंप देता है। आंद्रेई वहीं फर्श पर ढेर हो जाता है, लेकिन कैंप के खौफनाक माहौल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि किसी भी दूसरे कैदी के चेहरे पर न तो कोई शिकन आती है और न ही कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वाल्का शांत होकर खून से सने चाकू को वापस अपने बूट में रखता है और आंद्रेई की लाश से स्वेटर उतारकर खेल को फिर से जारी रखता है। अगली ही सुबह कैदियों के बीच जिंदा रहने की इस क्रूर जंग का एक और डरावना रूप सामने आता है। खबारोव और लाजर नाम के दो कैदी रात के अंधेरे में चुपके से कब्रिस्तान जाते हैं और पहरेदारों की नजरों से बचकर आंद्रेई की ताजी कब्र को खोदते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आंद्रेई की लाश को पहले ही बाकी चोर कैदियों ने पूरी तरह नग्न कर दिया था और सिर्फ उसके अंडरवियर छोड़े थे। वे उस खून से सने अंडरवियर को निकालते हैं, वॉश हाउस में धोते हैं और बैरक के स्टोव पर सुखाकर उसे तंबाकू और ब्रेड के दो टुकड़ों के बदले दूसरे कैदी को बेच देते हैं। खबारोव ब्रेड के उस छोटे से टुकड़े को अपने मुंह में रखता है और उसे चबाता तक नहीं, बल्कि उसे अपनी जीभ पर रख लेता है ताकि उसका स्वाद लंबे समय तक बना रहे। यहां तक कि अपनी उंगली पर बचे ब्रेड के एक बेहद छोटे कण को भी वो अपनी जीभ से चाट लेता है। ये इस नरक की वो हकीकत है जहां जिंदा रहने के लिए इंसान मुर्दों के बदन के कपड़े तक का सौदा करने को मजबूर है। इसी दौरान कैंप के भारी लोहे के फाटकों पर एक हथौड़ा बजता है और नए कैदियों का एक जत्था वहां पहुंचता है। इन नए कैदियों में यानुश नाम का एक युवा पॉलिश घुड़सवार भी शामिल है, जिसे सोवियत अधिकारियों ने जासूसी के झूठे आरोप में 20 साल की बामशक्कत सजा सुनाई है। जैसे ही यानुश और उसके साथी कैंप के अंदर कदम रखते हैं, उनका सामना वहां के पुराने, आधे मरे और कंकाल बन चुके कैदियों से होता है। नए कैदियों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है, मानो वे सोच रहे हों कि क्या कुछ ही दिनों में उनकी हालत भी ऐसी ही होने वाली है। तभी लेबर कैंप का क्रूर कमांडर एक ऊंचे बक्से पर खड़ा होता है और गरजती हुई आवाज में इन नए कैदियों से कहता है, ये मत समझना कि हमारी बंदूकें, ये कटीले तार या ये खूंखार कुत्ते तुम्हारे पहरेदार हैं। तुम्हारी असली जेल साइबेरिया है, जो 4 लाख वर्ग मील में फैली मौत की चादर है। यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, काम करोगे तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो जिंदा रहोगे। कमांडर की ये बातें यानुश के दिल में दहशत भर देती हैं, लेकिन उसके अंदर आजादी की एक दबी हुई चिंगारी अब भी सुलग रही है। रात के वक्त जब सभी कैदी खाने की लाइन में खड़े होते हैं, तो यानुश देखता है कि कुछ कैदी विटामिन की कमी के कारण पूरी तरह अंधे हो चुके हैं और एक दूसरे का कंधा पकड़कर चल रहे हैं। फिर स्मिथ नाम का एक आदमी गलती से थोड़ा सा खाना गिरा देता है। तभी एक बेबस कैदी तुरंत उस पर झपट पड़ता है, लेकिन स्मिथ फौरन अपना पैर नीचे रखकर अपना खाना बचा लेता है। जानुश को उस आदमी पर तरस आ जाता है और वह उसे अपना खाना दे देता है। इस पर स्मिथ उसे बताता है कि यहाँ ज्यादा रहमदिल होना बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद यानुश की मुलाकात खबारोव से होती है, जो उसे बताता है कि वो फिल्मों का एक एक्टर था जिसे सिर्फ एक रईस का किरदार निभाने के जुर्म में 10 साल की सजा दे दी गई। जानुश कहता है, मुझे भी झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। खबारोव यानुश को आगाह करता है कि यहाँ के अपराधियों यानी उर्की गुट से हमेशा दूर रहना, क्योंकि पहरेदार भी उनसे डरते हैं। लेकिन बातों बातों में खबारोव यानुश के कान में एक ऐसी बात फुसफुसाता है जो यानुश के होश उड़ा देती है। खबारोव कहता है कि वो इस नरक से भागने का एक गुप्त प्लान बना रहा है। यानुश के सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो वो इस लेबर कैंप की गुलामी में धीरे धीरे तड़प कर अपनी जान दे दें, या फिर खबारोव के साथ मिलकर मौत के इस साम्राज्य से भागने का वो खतरनाक खेल खेले
जहां पकड़े जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ खौफनाक मौत है। यानुश इस भयानक दुविधा में फंसा हुआ है कि क्या उसे इस अजनबी खबारोव पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। खबारोव का भागने का यह प्लान यानुश के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा देता है, लेकिन इस नरक में किसी पर भी भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा था। यानुश जब खबारोव से उसके इस गुप्त प्लान की बारीकियों के बारे में पूछता है, तो खबारोव उसे बताता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में साइबेरिया के इस इलाके में एक भयानक बर्फीला तूफान आने वाला है। खबारोव के मुताबिक वही तूफान उनके भागने का सबसे सही वक्त होगा, क्योंकि उस वक्त न तो पहरेदार बैरक से बाहर निकलेंगे और न ही कटीले तारों के पास कोई कड़ा पहरा होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस तेज तूफान में गिरने वाली बर्फ उनके पैरों के निशानों को तुरंत मिटा देगी, जिससे कैंप के शिकारी कुत्ते भी उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। खबारोव यानुश से कहता है कि वे यहां से भागकर सीधे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, जहां करीब 300 मील दूर दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकाल मौजूद है। खबारोव की योजना के मुताबिक एक बार अगर वे उस झील तक पहुंच गए तो वे सोवियत साम्राज्य की सीमाओं से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। यानुश को यह प्लान बेहद सटीक और सोच समझकर बनाया गया लगता है, और वो इस खतरनाक मिशन में खबारोव का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। लेकिन तभी यानुश का सामना इस नरक की सबसे कड़वी हकीकत से होता है, जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। यानुश जब इस प्लान के बारे में और ज्यादा जानने के लिए अमेरिकी कैदी स्मिथ के पास जाता है और उससे खबारोव के बारे में पूछता है, तो स्मिथ एक ठंडी और दर्द भरी हंसी हंसता है। स्मिथ बेहद बेरुखी से यानुश को बताता है कि खबारोव एक नंबर का झूठा और मानसिक रूप से बीमार इंसान है। वो हर नए आने वाले कैदी को भागने की यही झूठी कहानी सुनाता है, ताकि कोई उसकी बातों में आकर उसे अपनी ब्रेड का हिस्सा दे दे या उसका काम आसान कर दे। हकीकत यह थी कि खबारोव कभी इस कैंप से भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाकर इस नरक में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। ये सच जानकर यानुश का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है और आज़ादी का जो सपना उसने देखा था वो महज एक छलावा था। मगर यानुश इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगर खबारोव के पास कोई असली प्लान नहीं था तो क्या हुआ? यानुश खुद इस मौत के जाल से निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला करता है। वो समझ जाता है कि अकेले भागना खुदकुशी करने जैसा होगा, इसलिए वो चुपके से कुछ ऐसे वफादार और मजबूत कैदियों की तलाश शुरू करता है जो सच में अपनी आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा सकें। सबसे पहले वो अमेरिकी कैदी स्मिथ को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाता है। स्मिथ शुरुआत में मना करता है, लेकिन यानुश की आंखों में आज़ादी का वो पागलपन देखकर वो आखिरकार मान जाता है, क्योंकि वो भी इस गुलामी की जिंदगी से बेहतर मौत को चुनना सही समझता है। इसके बाद यानुश अपने ग्रुप में जोरान नाम के एक चालाक और हंसमुख युगोस्लावियन कैदी को शामिल करता है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सभी का हौसला बढ़ा सकता था। फिर उनके साथ जुड़ता है वॉस, जो एक लातवियन पादरी है और जिसके दिल में इस नरक के बीच भी भगवान पर अटूट भरोसा है। इनके अलावा मार्चिंको नाम का एक पोलिश कैदी और काजिक नाम का एक और कैदी भी इस जानलेवा सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सभी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी बेड़ियों के। ये सभी कैदी मिलकर रात के अंधेरे में बेहद चुपके से भागने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वे दिन भर के काम के दौरान मिलने वाले ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को खाने के बजाय छुपाकर रखने लगते हैं, ताकि सफर में काम आ सके। वे फटे पुराने कपड़ों और चमड़े के टुकड़ों से पैरों को ढकने के लिए खास जूते बनाने लगते हैं, ताकि बर्फ में उनके पैर गल न जाएं। लेकिन इस बेहद गुप्त मिशन में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो यानुश के पूरे प्लान को खतरे में डाल देता है। वाल्का, वही खूंखार और बेरहम अपराधी जिसने आंद्रेई की जान ली थी, को किसी तरह यानुश के इस प्लान की भनक लग जाती है। एक रात जब बैरक में सब सो रहे होते हैं, वाल्का अंधेरे में यानुश के पास आता है और उसके गले पर अपना तेज धार चाकू रख देता है। यानुश की सांसें थम जाती हैं। वाल्का बेहद डरावनी आवाज में मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग यहां से भागने वाले हो और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अगर मना किया तो तुम सबका गला यहीं रेत दूंगा। यानुश के सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। वाल्का कोई राजनीतिक कैदी नहीं था, बल्कि एक साइकोपैथ हत्यारा था जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसे साथ ले जाने का मतलब था अपने ही ग्रुप में मौत को पालना, और मना करने का मतलब था तुरंत मौत। यानुश बेहद खौफनाक दुविधा में फंस जाता है, क्योंकि सुबह होते ही वो बर्फीला तूफान शुरू होने वाला था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। बर्फीले तूफान की वो रात आखिरकार आ ही जाती है, जिसका यानुश को बेसब्री से इंतजार था। आसमान से आफत बनकर बर्फ गिर रही थी और तेज हवाएं
कटीले तारों को चीरते हुए सायरन की तरह गूंज रही थीं। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। उनके पीछे साए की तरह खूंखार हत्यारा वाल्का भी चल रहा था। यानुश सबसे पहले उस संकरे रास्ते से बाहर निकलता है और एक एक करके बाकी सभी कैदी उस नरक की सीमा को पार कर जाते हैं। जैसे ही उनके पैर कैंप के बाहर की गहरी बर्फ में पड़ते हैं, तूफान और तेज हो जाता है, जो उनके कदमों के निशानों को तुरंत निगल रहा था। वे बिना पीछे मुड़े सातों कैदी जंगल में जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में वे इतने थक जाते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर जनूस हंसते हुए उन्हें याद दिलाता है कि डॉग्स बहुत तेज दौड़ते हैं, इसलिए हमें चलते रहना होगा। वे फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्फ ने उनकी आंखें लगभग अंधी संगीत कर दी थीं। इसीलिए वे छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं। जानस रुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जैसे संगीत यह तूफान उन्हें रोक रहा है, वैसे ही गार्ड्स को भी रोक रहा होगा। फिर वह वाल्का का चाकू संगीत लेता है और पेड़ों की ब्रांचेस काटकर अपने लिए एक मास्क बना लेता है, ताकि वह अपना चेहरा बर्फ से बचा सके। अब संगीत वे थोड़ी आसानी से चल सकते थे। कुछ देर बाद जब तूफान रुक जाता है तो वे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और अब वे अपना सारा खाना इकट्ठा करते हैं। फिर जानूस देखता है कि वक्का ने खबारोफ की जैकेट पहनी हुई है। वक्का उसे बताता है कि खबर हमें धोखा देने वाला था, लेकिन संगीत मैंने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया और जो भी खाना उसने जमा किया था वह सब मैं ले आया। फिर जब वे दोबारा सफर शुरू करते संगीत हैं तो स्मिथ चुपके से जानस से कहता है कि वक्का को साथ ले जाना शैतान से सौदा करने जैसा है। इसके बाद उन्हें दूर से चीखों की आवाज सुनाई संगीत देने लगती है, लेकिन वे सिर्फ भेड़िए होते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और जानूस अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते संगीत हुए सूरज की दिशा देखकर रास्ता चुनने लगता है। ये सब देखकर वक्का सच में खुश होता है। वह जानूस से कहता है कि चाहे संगीत जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये लोग मेरे बारे में उल्टा बोलेंगे, तुम उनकी बात मत सुनना। फिर अगली बार जब वे आराम करने बैठते हैं तो जानूस संगीत समझ जाता है कि पास वाली लेक तक पहुंचने में उन्हें 3 या 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना बचा है, इसलिए उन्हें शिकार करना होगा या मछलियां पकड़नी होंगी। वकालका उन खेतों के पास बस एक गांव को लूटना चाहता था, लेकिन बाकी सब लोग उसे मना कर देते हैं। इसी दौरान कजिक लकड़ी ढूंढने जाता है, लेकिन फिर रात हो जाती है और इसी वजह से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसकी संगीत वजह से वह जंगल में खो जाता है। वह वापस आने का रास्ता ढूंढते हुए भटकने लगता है, लेकिन संगीत ठंड की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। सुबह जब बाकी लोग उसे ढूंढने आते हैं तो वे देखते हैं कि काजिक कैंप से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर मर चुका है। वे उसे दफना देते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ संगीत करते हैं। हालांकि वेका कहता है कि खाने की कमी थी, ठीक हो गया, अब हमारा खाना लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ संगीत हफ्तों बाद सभी आदमी खाने के लिए बुरी तरह बेहाल हो जाते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे जमीन से कीड़े और अंडे पकड़कर खाने लगते हैं। उनके शरीर इतने थक चुके संगीत थे कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए वे एक केव में पनाह लेते हैं, जहां टोमस अपने होश में संगीत रहने के लिए दीवारों पर पेंटिंग करने लगता है। एक रात वाल्का जानुश से पूछता है कि सबसे पहले कौन मरेगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने ही साथियों को खाने के लिए तैयार था। अचानक उन्हें एक आवाज संगीत सुनाई देती है और वे देखते हैं कि कुछ भेदिए एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। जानूस भागते हुए और चिल्लाते हुए जाता है और संगीत जंगल की लकड़ियां हिलाता है। यह तब तक करता है जब तक भेड़िए डरकर भाग नहीं जाते। फिर जानूस देखता है कि उसके सभी संगीत दोस्त इतने भूखे हैं कि वे उस जानवर के शरीर को जानवरों की तरह खाने लगते हैं। इस सब से तंग आकर जानूस संगीत अकेले लेक ढूंढने का फैसला करता है और बाकी लोगों से कहता है कि अगर मैं 1 हफ्ते में वापस ना आऊं तो मेरे बिना अपना सफर जारी रखना। लंबे सफर का फैसला करने और बारिश से बचते संगीत हुए जेनुस फिर से अपना दिमाग खोने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कैंप में वापस आता है और उन्हें बताता है कि उसे लेक मिल गई है। थोड़े आराम के बाद जेनुस सबके साथ लेक संगीत की तरफ निकल जाता है और 3 दिन चलने के बाद वे वहां पहुंच जाते हैं। वहां थोड़ा फ्रेश होने के बाद वे बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल से गुजरते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल की झाड़ियों से निकलकर इरेना नाम की एक युवा डरी सहमी पोलिश लड़की उनके सामने आ खड़ी होती है। इरेना भी सोवियत अत्याचारों से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वाल्का और स्मिथ शुरुआत में उसे अपने साथ रखने का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक लड़की के साथ सफर करना उनकी रफ्तार को धीमा कर देगा और मौत को दावत देगा।
लेकिन यानुश के दिल में छुपी इंसानियत एक बार फिर जाग उठती है और वो इरेना को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। वे बेहद सूझबूझ और किस्मत के सहारे सोवियत पहरेदारों की नजरों से बचते हुए झील को पार कर जाते हैं। झील पार करने के बाद खूंखार हत्यारा वाल्का अचानक रुक जाता है। वो आगे बढ़ने से साफ मना कर देता है क्योंकि मंगोलिया की सीमा के बाद सोवियत संघ खत्म हो रहा था और वाल्का एक कट्टर कम्युनिस्ट अपराधी था जो अपनी मातृभूमि रूस को छोड़कर किसी और देश में नहीं जाना चाहता था। वो बेहद रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए यानुश को अलविदा कहता है और वापस घने जंगलों में गायब हो जाता है। अब वे सिर्फ 5 लोग बचे थे, यानुश, स्मिथ, जोरान, वॉस और इरेना। सोवियत सीमा को पीछे छोड़ते ही उन्हें लगा था कि उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन वे गलत थे। उनके सामने अब दुनिया का सबसे बेरहम और खौफनाक रेगिस्तान था, गोबी मरुस्थल। जहां साइबेरिया में हार्ट कंपाने वाली ठंड थी, वहीं गोबी रेगिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी और आग उगलती धूप उनका इंतजार कर रही थी। मीलों तक फैले इस तपते हुए रेत के समंदर में पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं थी। गर्मी इस कदर थी कि कैदियों की त्वचा जलकर काली पड़ने लगी थी और प्यास के कारण उनके गले पूरी तरह सूख चुके थे। सफर के दौरान इरेना की हालत सबसे ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसके पैर पूरी तरह छिल चुके थे और वो बार बार रेत पर गिर रही थी। यानुश और जोरान उसे सहारा देकर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रेगिस्तान की क्रूरता के आगे इंसान की हिम्मत जवाब देने लगती है। एक दोपहर भयंकर गर्मी और पानी की कमी के कारण इरेना हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। उसकी मौत ने पूरे ग्रुप को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि इरेना इस कठिन सफर में उनके लिए एक उम्मीद और परिवार की तरह बन चुकी थी। इरेना को रेत में दफनाने के बाद बचे हुए 4 लोगों यानुश, स्मिथ, जोरान और वॉस का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। भूख, प्यास और थकान से उनके शरीर कंकाल बन चुके थे और सब एक बार फिर अपना सफर जारी संगीत रखते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनके पैरों के घाव और ज्यादा खराब होते जाते हैं। थॉमस सबका हौसला बढ़ाने के लिए सभी की तस्वीरें संगीत बनाने लगता है और वह मुस्कुराती हुई एरिना की एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। लेकिन यह उसकी आखिरी पेंटिंग होती है, क्योंकि इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसे संगीत वहीं दफना दिया जाता है और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जानुश दूर से पहाड़ों को देखता है और कहता है कि हमें पानी ढूंढने के लिए वहां जाना चाहिए। लेकिन स्मिथ संगीत इतना थक चुका था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह कहता है कि तुम मुझे छोड़कर आगे चले जाओ। जानूस जोरन और वॉस को आगे भेज देता संगीत है, जबकि वह खुद स्मिथ के साथ रुकता है जो गिर चुका था। शाम को जानुश स्मिथ को घसीटकर अपने दोस्तों के कैंप तक लाता है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अभी तक पानी नहीं मिला था। अगली सुबह जोरान की आंख जब खुलती है तब उसे महसूस संगीत होता है कि एक सांप उसके पैरों के बीच से गुजर रहा है। वह उस सांप के पीछे जाता है और उसे पानी का एक संगीत छोटा सा गड्ढा मिल जाता है। सभी आदमी झुककर पानी पीते हैं और वे स्मिथ के मुंह में भी थोड़ा पानी डालते हैं, क्योंकि वह हिलने की हालत में नहीं था। फिर वे उस सांप को मार देते हैं और दोपहर के लंच में उसे पकाकर खाते हैं। उसी समय खाना खाते हुए वॉस का एक दांत गिर संगीत जाता है। उस रात स्मिथ जानूस से कहता है कि मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन जानूस कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बातों बातों में जेनुस संगीत कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को फिर से देखना चाहता हूं। इस बेचारी को सैनिकों ने बहुत टॉर्चर किया था। उसकी यह कहानी सीधे स्मिथ के संगीत दिल पर लगती है। अगले दिन वह आगे बढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है और जल्द ही उसे एक नदी मिल जाती है। इससे उसे इतनी ताकत मिलती है कि वह संगीत लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ सकते थे और आखिरकार वे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पार करके हिमालय के पहाड़ों संगीत तक पहुंच जाते हैं। इन बर्फीले पहाड़ों में उन्हें एक छोटा सा साइन मिलता है जो तिब्बत की तरफ इशारा संगीत करता है। उन बर्फीले पहाड़ों में उन्हें एक मंक मिलता है जो उन्हें बताता है कि इंडिया अब पास ही है, और साथ ही वह उन्हें पास के एक बुद्धिस्ट संगीत मोनेस्ट्री में ले जाता है। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद उन्हें असली खाना मिलता है। वहां मंक्स का लीडर कहता है कि अगर तुम इंडिया जाना चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करो, ठंड जाने दो, क्योंकि तुम बर्फीला तूफान से बच नहीं पाओगे। सोने से पहले जानूस कहता है कि हमें निकल जाना चाहिए, हम इंडिया में सेफ रहेंगे। लेकिन बाकी लोग मंक्स की बात से सहमत हो जाते हैं। वे यहां रुकना चाहते थे। फिर वे अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। वॉस जर्मनी और रशिया के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहता था। जोरन चाहता था कि वह थॉमस की बनाई हुई तस्वीरें न्यूज़पेपर में छपवाए। वह दुनिया को उनकी कहानी बताना चाहता था। बेचारा संगीत
जानोस पोलैंड वापस नहीं जा सकता था, इसलिए वह बस चलते रहना चाहता था और स्मिथ अपने घर अमेरिका वापस जाना चाहता था। मक्स वादा करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है, हम तुम्हें अमेरिका भेज सकते हैं। लेकिन अगली सुबह जानूस अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है। जब जोरान और वॉस उसे देखते हैं संगीत, तो वह स्मिथ से गुड बाय कहकर अपने दोस्त के पीछे जाने लगते हैं। कुछ समय बाद तीनों आखिरकार इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग उनका बहुत प्यार से स्वागत करते संगीत हैं और उनकी मदद करते हैं। अगले 50 साल तक जानूस के पास ठहरने की कोई जगह नहीं होती, लेकिन फिर आखिरकार संगीत पोलैंड आजाद हो जाता है। जानूस अपना पुराना घर ढूंढता है और छिपी हुई चाबी से दरवाजा खोलता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वह खुशी से भर जाता है, क्योंकि संगीत उसकी पत्नी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान के दिल में उम्मीद और आज़ाद होने का जज्बा जिंदा है, तो वो मौत के साम्राज्य को भी पार करके जिंदगी की नई सुबह देख सकता है।